मायके की आखिरी शादी एक ऐसे घराने की कहानी है जहां बेटियों की खुशियों, माँ बाप की मजबूरियों और रस्म व रिवाज की गिरहों में बंधी तकदीरों का हिसाब बरसों से चल रहा था। इस घर का सहन पुराना था, दीवारों पर वक्त की दरारें थीं, मगर दिलों में अब भी उम्मीद की कुछ रोशनी बाकी थी। इस घर में माँ शगुफ्ता बीबी, बाप करीम बख्श और 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी नाजी, इससे छोटी सायरा और सबसे छोटी इरम। नाजी और सायरा की शादियां बरसों पहले हो चुकी थीं, मगर इरम अभी तक मायके की दहलीज पर बैठी थी, जैसे इसकी किस्मत वहीं रुक गई हो। शगुफ्ता बीबी अक्सर रातों को जागकर छत की तरफ देखती और आहिस्ता आहिस्ता दुआ करती कि इरम के नसीब खल जाएं। वो जानती थी कि बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है और मुआशरे की नजरें तेज हो चुकी हैं। करीम बख्श दिन भर मजदूरी करता, शाम को थका हारा लौटता और खामोशी से सहन में बिछी चारपाई पर बैठ जाता। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज जैसे गुम हो जाते थे। इसे मालूम था कि आखिरी शादी का बोझ इसके कंधों पर है, और इस बोझ के साथ इसकी महदूद कमाई भी बंधी हुई है। इरम बचपन से ही समझदार थी। इसने अपनी बड़ी बहनों की शादियां देखी थीं। नाजी की शादी में कर्ज लेकर खर्च किया गया था, सायरा की शादी में जेवर गुरुए रखा गया था। वो जानती थी कि मायके की आखिरी शादी का मतलब सिर्फ इसकी रुखसती नहीं, बल्कि माँ बाप के ख्वाबों और सारी जुमा पौंजी का इम्तिहान भी है। उसी लिए वो कभी जिद नहीं करती थी। वो घर के काम संभालती, माँ के साथ सिलाई करती और कभी कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे भी कमा लेती। मोहल्ले की औरतें अक्सर शगुफ्ता बीबी के कान भरतें। कोई कहती, बेटी बड़ी हो रही है, जल्दी करो। कोई कहती, आजकल रिश्ते मुश्किल हो गए हैं, पहले ही कदम उठाओ। शगुफ्ता बीबी मुस्कुरा कर बात टाल देती, मगर दिल में कांटे चुभते रहते। वो जानती थी कि लोग बातें बनाते हैं, मगर हकीकत ये है कि शादी सिर्फ ख्वाहिश से नहीं, वसाइल से होती है। एक दिन नाजी अपने बच्चों के साथ मायके आई। वो खुश नजर आ रही थी, मगर इसकी आंखों में कहीं ना कहीं फ़क्र-मंदी भी झलक रही थी। उसने माँ से बात करते हुए इरम की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अम्मी, इरम के लिए कुछ सोचा है? शगुफ्ता बीबी ने गहरी सांस ली और कहा, सोच तो बहुत है बेटी, बस अल्लाह पर छोड़ रखा है। सायरा भी कुछ दिन बाद आई और उसने भी यही सवाल दोहराया। दोनों बहनें जानती थीं कि मायके की आखिरी शादी आसान नहीं होती। कुछ दिन बाद मोहल्ले के एक बुजुर्ग, हाजी साहब, करीम बख्श से मिलने आए। इन्होंने एक रिश्ते का जिक्र किया। लड़का शहर में काम करता था, घराना सादा था, मगर कुछ मुतालबात भी थे। करीम बख्श ने गौर से सुना, दिल में हिसाब लगाया और कहा कि वो घर वालों से मशवरा करेगा। इस रात घर में गैर मामूली खामोशी थी। शगुफ्ता बीबी ने इरम को पास बिठाया और नरमी से कहा, बेटी, एक रिश्ता आया है। इरम ने सर झुका लिया, जैसे दिल में बहुत कुछ हो मगर जबान खामोश हो। अगले दिन रिश्ते वाले आए। शगुफ्ता बीबी ने सादा सी चाय बनाई, इरम ने पर्दे के पीछे से सलाम किया। बातचीत हुई, मुस्कुराहटें भी, मगर जब बात जहीज और खर्च की तरफ गई तो फिजा बोझल हो गई। मुतालबात बहुत ज्यादा नहीं थे, मगर करीम बख्श की हैसियत से फिर भी ज्यादा थे। रिश्ते वाले कह गए कि सोच कर बताएं। दरवाज़ा बंद हुआ तो शगुफ्ता बीबी की आंखों में आंसू आ गए। करीम बख्श ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां से कोई जवाब आएगा। इरम ने उस रात माँ के पास बैठकर कहा, अम्मी, अगर ये रिश्ता मुश्किल हो तो इनकार कर दें। मैं खुश हूँ यहाँ। शगुफ्ता बीबी ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटी, माँ बाप का दिल चाहता है कि तुम अपने घर जाओ, खुश रहो। इरम जानती थी कि ये सिर्फ माँ का नहीं, मुआशरे का भी दबाव है। दिन गुजरते गए, जवाब देने की मोहलत खत्म होने लगी। नाजी ने फोन पर कहा कि वो कुछ पैसे जोड़ सकती है, सायरा ने भी मदद की बात की। करीम बख्श ने इनकार किया, उसे बेटियों पर बोझ डालना मंजूर नहीं था। इसने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस जुमले में उसकी इज्जत नफ्स भी थी और बेबसी भी। आखिरकार जवाब देने का दिन आया।
करीम बख्श ने हाजी साहब को बल्ला कर माजरत कर ली। रिश्ता हाथ से निकल गया। मोहल्ले में बातें शुरू हो गईं। शगुफ्ता बीबी ने खुद को काम में मसरूफ कर लिया। इरम ने मुस्कुरा कर सब सुन लिया, मगर रात को वो छत पर जाकर खामोशी से रो ली। इसके आंसू किसी शिकवे के नहीं थे, बस थकन के थे। कुछ हफ्ते बाद एक और रिश्ता आया। इस बार मुतालबात कम थे, मगर लड़के की नौकरी गैर यकीनी थी। शगुफ्ता बीबी तजब्जुब में थीं। वो नहीं चाहती थी कि बेटी की जिंदगी मुश्किलात में गुजरे, मगर वक्त भी हाथ से फिसल रहा था। इरम ने पहली बार खल कर बात की। इसने कहा, अम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप और अब्बा सुकून में रहें। शादी अगर मेरी वजह से आप पर बोझ बने तो मुझे कबूल नहीं। शगुफ्ता बीबी ने उसकी बात सुनी और दिल में अजीब सा दर्द महसूस किया। करीम बख्श ने इरम की बात सुनकर सोचा कि शायद बेटी की खामोशी इसकी सबसे बड़ी कुर्बानी है। इसने फैसला किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा। इसने इजाफी काम शुरू किया, रातों को भी मजदूरी की। शगुफ्ता बीबी ने सिलाई बढ़ा दी। इरम ने बच्चों की ट्यूशन के साथ साथ घर में ऑनलाइन काम सीखना शुरू किया। मायका एक बार फिर जिद्दोजहद में मसरूफ हो गया, जैसे सबने मिलकर आखिरी शादी के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया हो। उसी दौरान एक दिन शगुफ्ता बीबी बीमार पड़ गईं। घर में फिक्र की लहर दौड़ गई। इरम ने माँ की खिदमत में कोई कमी ना छोड़ी। इस बीमारी ने सबको ये एहसास दिलाया कि जिंदगी कितनी नाजुक है और फैसले टालने से वक्त हाथ से निकल सकता है। करीम बख्श ने दिल ही दिल में अहद किया कि अब जो भी हो, वो बेटी के मुस्तकबिल के लिए मजबूत कदम उठाएगा। यही वो मोड़ था जहां मायके की आखिरी शादी महज एक रस्म नहीं रही, बल्कि खानदान की आजमाइश बन गई। हर दिन के साथ सवाल बढ़ रहा था कि क्या कुर्बानियों का ये सिलसिला रंग लाएगा। क्या इरम की खामोशी कभी खुशी में बदलेगी, या मायके की आखिरी शादी एक नई कहानी लिखेगी जिसका अंजाम अभी धुंध में छुपा था। शगुफ्ता बीबी की बीमारी ने घर के मामूलात बदल कर रख दिए थे। सहन में पहले जो हंसी हल्की सी गूंजती थी, अब इसकी जगह खांसी और दुआओं की खुशबू ने ले ली थी। इरम सुबह सवेरे उठकर माँ के लिए कहवा बनाती, दवा के औकात याद रखती और फिर घर के बाकी कामों में लग जाती। करीम बख्श काम पर जाता तो दिल में मुसलसल यही खौफ रहता कि अगर शगुफ्ता बीबी को कुछ हो गया तो इस घर की डोर कौन संभालेगा। नाजी और सायरा को जब माँ की बीमारी का पता चला तो वो बारी बारी मायके आने लगे। नाजी बच्चों को संभालती, सायरा किचन में माँ का हाथ बटाती। तीनों बहनें जब इकट्ठी होती तो बातों बातों में इरम की शादी का जिक्र जरूर आ जाता, मगर अब लहजा बदल चुका था। पहले जो बातें रस्म और समाज के दबाव की थीं, अब उनमें माँ की फिक्र और वक्त की तेजी शामिल हो गई थी। एक शाम शगुफ्ता बीबी ने कमजोर आवाज में इरम को पास बुलाया। इसने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपने घर बसा हवा देखूं। मेरी आंखें शायद ज्यादा दिन साथ ना दें। इरम की आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। इसने कहा, अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी, फिर सब अच्छा हो जाएगा। मगर उसके दिल में पहली बार एक अनजाना खौफ जाग उठा। करीम बख्श ने उसी दौरान एक पुराने जानने वाले से राब्ता किया जो शहर में छोटा सा कारोबार करता था। इसके भांजे के लिए रिश्ता दरकार था। लड़का मेहनती था, मगर घर किराए का था और आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके घर वाले जहीज के खिलाफ थे। करीम बख्श को ये बात दिल को लगी। इसने शगुफ्ता बीबी से जिक्र किया तो इनकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। इन्होंने कहा, अगर नीयत साफ हो तो कमी बेशी अल्लाह पूरी कर देता है। चंद दिन बाद रिश्ते वाले आए। इस बार माहौल मुख्तलिफ था। कोई लंबी फहरिस्त नहीं, कोई मुतालबात नहीं, सिर्फ बेटी के इखलाक, तरबियत और घर के माहौल पर बात हुई। इरम ने पर्दे के पीछे बैठकर सब सुना। उसके दिल में अजीब सा सुकून था, मगर साथ ही एक हिचकिचाहट भी। वो जानती थी कि जिंदगी सिर्फ अच्छे इरादों से नहीं चलती, मगर ये भी सच था कि हर चीज का आगाज एतमाद से होता है। बात आगे बढ़ी तो शादी सादा रखने पर इत्तेफाक हुआ।
करीम बख्श ने दिल ही दिल में शक्र अदा किया, मगर फौरन हिसाब भी लगाया। सादगी के बावजूद कुछ खर्च तो होना ही था। इसने इजाफी काम बढ़ा दिया। मोहल्ले में जो भी छोटा मोटा काम मिलता वो करने लगा। इरम ने भी अपने ऑनलाइन काम से कुछ पैसे जोड़ना शुरू किए, मगर वो ये सब खामोशी से कर रही थी, किसी को जताना नहीं चाहती थी। शगुफ्ता बीबी की सेहत में थोड़ी बेहतरी आई तो घर में उम्मीद की फिजा लौट आई। नाजी और सायरा ने मिलकर माँ के पुराने जेवरात देखे। कुछ जेवर ऐसे थे जो बरसों से संदूक में बंद थे। शगुफ्ता बीबी ने इन्हें देखकर कहा, ये मेरी नहीं, इरम की अमानत हैं, मगर अगर ज़रूरत पड़े तो अल्लाह के नाम पर कुर्बानी भी दी जा सकती है। इरम ने फौरन इनकार किया, मगर माँ ने इसे खामोश कर दिया। ये जेवर सिर्फ सोने के नहीं थे, बल्कि माँ की जिंदगी भर की यादें भी थे। रिश्ते की बात मोहल्ले में फैली तो कुछ लोगों ने खुशी का इजहार किया, कुछ ने हसबे आदत तनकीद भी की। कोई कहता, इतनी सादा शादी, कोई कहता, लड़के का घर किराए का है, सोच समझकर कदम उठाओ। शगुफ्ता बीबी ने सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वो अब कमज़ोर ज़रूर थीं, मगर उनका दिल पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। एक दिन लड़के की माँ अकेले में शगुफ्ता बीबी से मिलने आए। इन्होंने कहा, हम आपकी बेटी को बोझ नहीं समझते, वो हमारे घर की इज्जत होगी। ये सुनकर शगुफ्ता बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। इन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद किस्मत ने आखिरकार मेहरबानी कर दी है। इरम के दिल में अब भी सवालात थे। वो रात को छत पर बैठकर सोचती कि क्या वो वाकई इस नए घर में खुश रह पाएगी, क्या इसकी खामोशी वहाँ भी समझी जाएगी। मगर फिर वो माँ की कमज़ोर मुस्कुराहट याद करती और खुद को समझा लेती कि हर नई शुरुआत में खौफ होता है। शादी की तारीख तय हुई तो वक्त जैसे पर लगाकर उड़ने लगा। शगुफ्ता बीबी ने इरम के लिए चंद जोड़े खुद सिलाई किए। हर टानके के साथ वो दुआएं बांधती जाती थीं। करीम बख्श ने छोटा सा कर्ज भी लिया, मगर उस बार दिल पर वो बोझ नहीं था जो पहले होता था। शायद वजह ये थी कि ये कर्ज दिखावे के लिए नहीं, बेटी की जिंदगी के लिए था। शादी से कुछ दिन पहले शगुफ्ता बीबी की तबीयत फिर खराब हो गई। सब घबरा गए। डॉक्टर ने आराम की ताकीद की। इरम ने माँ के पास बैठकर उनका हाथ थामा और कहा, अम्मी, मेरी शादी की फिक्र ना करें, बस आप ठीक रहें। शगुफ्ता बीबी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटी, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, बस यही काफ़ी है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार बरसों से था। घर सादा सा सजा, सहन में चंद कुर्सियाँ, दीवारों पर हल्की सी सजावट। कोई बड़ी लाइटें नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, मगर दिलों में एक अजीब सी कैफियत थी। नाजी और सायरा ने इरम को तैयार किया। वो आईने में खुद को देखकर कुछ देर खामोश रही। इसे लगा जैसे मायके की हर दीवार, हर कोना उसे देख रहा हो। निकाह के वक्त शगुफ्ता बीबी को सहारा देकर बिठाया गया। जब इरम ने कबूल है कहा तो शगुफ्ता बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू गम के नहीं थे। करीम बख्श ने सर झुकाकर शक्र अदा किया। इस लम्हे उसे लगा कि इसकी बरसों की मेहनत रंग ले आई है। रुखसती के वक्त इरम ने मायके की दहलीज को छुआ, माँ बाप के कदमों में बैठकर दुआ ली। शगुफ्ता बीबी ने उसे सीने से लगा कर कहा, बेटी, सादगी में ही बरकत होती है। इरम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे मायका उसे खामोशी से अलविदा कह रहा हो, मगर इस खामोशी में दुआओं की गूंज थी। ये मायके की आखिरी शादी थी, मगर उसके साथ कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। ये तो एक नए सफ़र की शुरुआत थी, जहां कुर्बानियों, सब्र और सादगी का इम्तिहान अब एक नए घर में होना था। इरम के दिल में उम्मीद थी कि शायद इस नई जिंदगी में इसकी खामोशी को लफ्ज़ मिल जाएंगे और माँ बाप की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। इरम जब ससुराल पहुंची तो दिल में अनजाने खदशात और हल्की सी उम्मीद साथ लाई थी। घर छोटा था, मगर साफ सुथरा और सादा। सास ने दरवाजे पर मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया, जैसे बरसों से जानती हूँ। ये मुस्कुराहट इरम के दिल में उतरती चली गई।
पहले ही दिन उसने महसूस किया कि यहाँ आवाज़ ऊंची नहीं होती, बात नरमी से की जाती है। यही वो सुकून था जिसकी उसे मुद्दत से तलाश थी। शादी के इब्तिदाई दिनों में इरम ने खुद को हालात के मुताबिक ढाल लिया। वो सास का हाथ बटाती, ससुर की बात गौर से सुनती और शौहर के साथ हर मसला खुलकर बात करती। उसके शौहर की आदत थी कि वो छोटी छोटी बातों पर मशवरा लेता, फैसला अकेला नहीं करता था। इरम को पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, साथ चलने का नाम भी है। मायके से खबरें आती रहीं। शगुफ्ता बीबी की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता संभल रही थी। इरम हर हफ्ते फ़ोन पर माँ से बात करती, उनकी आवाज़ में इत्मीनान सुनकर दिल को करार आता। करीम बख्श जब बेटी की खैरियत बताता तो फ़ख्र से कहता, मेरी बेटी खुश है, यही मेरी कमाई है। ये अल्फाज इरम के लिए किसी दौलत से कम न थे। वक्त गुजरता गया। शौहर की आमदनी अगरचे महदूद थी, मगर घर में बरकत थी। दोनों ने मिलकर हिसाब किताब सीख लिया था। फजूल खर्ची नहीं, शकरगुजारी ज्यादा थी। इरम ने अपने ऑनलाइन काम को जारी रखा, शौहर ने भी उसे सराहा। उसे कभी ये एहसास नहीं दिलाया गया कि बीवी का काम कम या गैर ज़रूरी है। ये एहतराम इरम के लिए नया मगर कीमती था। एक दिन शगुफ्ता बीबी इरम से मिलने आए। कमज़ोरी अब भी थी, मगर चेहरे पर सुकून था। इन्होंने बेटी के घर को देखा, सादा मगर मुनज़्ज़म, और खामोशी से आंसू पूंछ लिए। इरम ने घबरा कर पूछा तो माँ ने कहा, ये आंसू शकर के हैं। मेरी आखिरी बेटी भी अल्लाह के करम से अपने घर में आबाद है। इस लम्हे इरम को मायके की सारी जिद्दोजहद याद आ गई, कर्ज, मेहनत, खामोश आंसू, और उसे महसूस हुआ कि हर कुर्बानी का एक वक्त पर जवाब मिलता है। कुछ महीनों बाद एक मुश्किल भी आई। शौहर की नौकरी में आर्जी रुकावट आ गई। घर में फिक्र की लहर दौड़ गई, मगर इस बार इरम ने खुद को बेबस महसूस नहीं किया। इसने हौसला दिया, अपने काम से घर का खर्च संभाला, और दोनों ने मिलकर नई राहें तलाश कीं। चंद ही हफ्तों में शौहर को बेहतर मौका मिल गया। इस आजमाइश ने दोनों के रिश्ते को मजीद मजबूत कर दिया। नाजी और सायरा भी जब मिलने आईं तो इन्होंने इरम की आंखों में वो चमक देखी जो मायके में कम कम नजर आती थी। तीनों बहनें बैठकर हंसें, पुरानी बातें याद कीं। नाजी ने कहा, शायद आखिरी शादी होने का यही फायदा होता है कि सब कुछ समझकर होता है। इरम ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। वो जानती थी कि ये समझदारी बरसों की खामोशी और सब्र से आई है। एक शाम इरम छत पर खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। इसे मायके की छत याद आ गई, जहां वो कभी तन्हा बैठकर आंसू बहाती थी। आज वही सूरज इसके लिए नई उम्मीद लेकर डूब रहा था। उसने दिल में शगुफ्ता बीबी की बात दोहराई, सादगी में बरकत होती है। वाकई, ना बड़ी बारात, ना दिखावा, मगर सुकून बेपनाह था। वक्त ने साबित कर दिया कि मायके की आखिरी शादी सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक सबक थी कि बेटी को बोझ समझकर नहीं, इंसान समझकर रुखसत किया जाए। कि खुशी जहीज में नहीं, नियत में होती है। कि खामोश कुर्बानियां कभी ज़ाया नहीं जातीं। इरम ने इस रात अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, अम्मी, आपकी दुआओं ने मुझे संभाल लिया है। शगुफ्ता बीबी ने आहिस्ता से जवाब दिया, बस खुश रहो बेटी, यही मेरी कामयाबी है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, मगर इस मोड़ पर एक बात वाज़ेह हो जाती है। मायके की आखिरी शादी ने एक घर को खाली नहीं किया, बल्कि दो घरों को जोड़ दिया। और इरम की खामोशी, जो कभी बोझ लगती थी, अब इसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी।